हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी साइंस क्लासेज। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री, यानी रसायन विज्ञान का परिचय। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा रसायन विज्ञान में आता है पदार्थ। पदार्थ क्या होता है? तो अगर हम पदार्थ की परिभाषा की बात करते हैं तो कुछ भी हो जिसका द्रव्यमान हो तथा स्थान घेरे उसे पदार्थ कहते हैं। देखो, ऐसी कोई भी वस्तु हो जिसका द्रव्यमान होना चाहिए। अगर कोई पदार्थ है तो उसका द्रव्यमान होना चाहिए और वो स्थान घेरनी चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे? पदार्थ। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पर बात कर सकते हैं। आपके टेबल है, कुर्सी है और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनका द्रव्यमान हो और स्थान घेरे, उनको क्या कहते हैं? हम पदार्थ। ठीक है। उसके बाद आती है हमारी रसायन शास्त्र की परिभाषा, यानी रसायन विज्ञान की परिभाषा। रसायन विज्ञान क्या होती है? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के संगठन, संरचना, गुणधर्म और उसके रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? हम रसायन शास्त्र या रसायन विज्ञान कहते हैं। अब देखो, संगठन का मतलब वो किस किस से मिलकर बना है। जैसे कि मैं बात करूं एग्जाम्पल के तौर पर, आपका जल है। अब रसायन विज्ञान के अंतर्गत आता है, इसका सूत्र होता है H2। अब संगठन का मतलब ये जल किस किस से मिलकर बना है, यानी कौन कौन से तत्वों से मिलकर बना है। तो देखो, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से मिलकर बना है। उसके बाद संरचना। अब इसकी संरचना कैसी होगी, इसके लिए हम रसायन विज्ञान में संकरण पढ़ते हैं। उसके बाद इसके गुणधर्म क्या है, जैसे कि ये द्रव है, गैस है और कोई क्या है। तो ये जल क्या होता है? द्रव होता है। और उसके रूपांतरण का अध्ययन, और ये किस रूपांतरण मतलब किस किस में बदल सकता है, इन सभी चीज़ों का अध्ययन जिस विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? हम रसायन विज्ञान बोलते हैं। अब रसायन विज्ञान की शाखाओं की बात करें, जैसे कि हम जानते हैं विज्ञान के 3 पार्ट होते हैं। आपका एक तो रसायन विज्ञान होती है। आपकी विज्ञान के 3 पार्ट होते हैं। दूसरी आपकी भौतिक विज्ञान, तीसरी आपकी जीव विज्ञान। इसी प्रकार रसायन विज्ञान के भी पार्ट या शाखाएं होती हैं। कौन कौन सी शाखाएं होती हैं? तो रसायन विज्ञान की शाखाओं की बात करें तो रसायन विज्ञान की 3 शाखा होती हैं। कौन कौन सी? पहली शाखा होती है भौतिक रसायन, दूसरी शाखा होती है कार्बनिक रसायन और तीसरी शाखा होती है अकार्बनिक रसायन। अगर हम बात करें भौतिक रसायन की तो इसको बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है। अब इसमें क्या होता है? इसमें पदार्थ से संबंधित भौतिक घटना का अध्ययन या रसायन के विभिन्न नियम एवं सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। जो भौतिक रसायन है, फिजिकल केमिस्ट्री होती है, उसके अंतर्गत क्या किया जाता है? आपकी भौतिक घटनाओं का अध्ययन या कोई नियम है या कोई सिद्धांत है, उसका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? भौतिक रसायन के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है। उसके बाद आती है आपकी दूसरी शाखा, कौन सी? कार्बनिक रसायन, जिसे बोलते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। अब इसके अंतर्गत क्या होता है? इसमें कार्बनिक पदार्थ का अध्ययन किया जाता है। अब कार्बनिक पदार्थ क्या होता है? जो कार्बन से मिलकर बना होता है, जिसमें कार्बन होता है, वो क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ। अब ये कहाँ से मिलता है? तो जैविक स्रोतों से प्राप्त होता है कार्बनिक पदार्थ, यानी जो जैविक स्रोत हैं उनसे कार्बनिक पदार्थ प्राप्त होते हैं। अब जैविक स्रोत क्या होते हैं? तो जैविक स्रोत होते हैं आपके जो सजीवों से प्राप्त होते हैं। कौन किससे प्राप्त होते हैं? सजीवों से। जैसे जानवर है, मानव है, पौधे हैं, उनसे प्राप्त होते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? जैविक स्रोत। ठीक है। ये हमारे जैविक स्रोत है। उसके बाद है आपका अकार्बनिक रसायन। अब अकार्बनिक रसायन को हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अंदर अकार्बनिक पदार्थ का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि कार्बनिक रसायन में कार्बनिक पदार्थ का अध्ययन किया जाता है, उसी प्रकार अकार्बनिक रसायन में अकार्बनिक पदार्थ का अध्ययन किया जाता है। अकार्बनिक पदार्थ जिसमें कार्बन नहीं होता है। अकार्बनिक पदार्थ क्या होता है? जिसमें कार्बन नहीं होता है। अब अकार्बनिक पदार्थ मिलेंगे कहाँ से हमको? तो ये अजैविक स्रोतों से प्राप्त होते हैं। अकार्बनिक पदार्थ कहाँ से प्राप्त होगा आपको? अजैविक स्रोतों से। अब अजैविक स्रोतों मतलब निर्जीवों से। कहाँ से? निर्जीवों से प्राप्त होते हैं। अजैविक स्रोत क्या होते हैं? आपके निर्जीव। ठीक है। अब जैसे कि आपकी पानी है, मिट्टी है, खनिज है, ये क्या होते हैं? आपके अकार्बनिक पदार्थों के स्रोत होते हैं, यानी अजैविक स्रोत होते हैं। ठीक है। ये होती है आपकी रसायन विज्ञान की शाखाएं। रसायन विज्ञान के भाग कौन कौन से बताए थे? मैंने 3 बताए थे, भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन, और तीनों आपके सामने हैं। चलो अब अगला स्टार्ट करते हैं हम
पदार्थ के प्रकार। अब पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, आपने 9th में पढ़ा होगा ये कि पदार्थ क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर हम बात करें पदार्थों के प्रकार की, तो पदार्थ होते हैं हमारे मुख्य रूप से 2 प्रकार के। एक तो होता है आपका शुद्ध पदार्थ, दूसरा होता है आपका अशुद्ध पदार्थ। ठीक है, अब शुद्ध पदार्थ की बात करें तो आपको पता है शुद्ध पदार्थ शब्द से ही मतलब है कि इसमें कोई मिलावट नहीं होगी। अब कोई मिलावट नहीं होने का मतलब रसायन विज्ञान के अंतर्गत एक ही प्रकार के कण उपस्थित होते हैं, यानी जो शुद्ध पदार्थ होगा उसमें क्या होंगे, आपके एक ही पदार्थ के कण उपस्थित होंगे। लेकिन अशुद्ध पदार्थ, तो अशुद्ध पदार्थ की बात करें हम तो एक से अधिक प्रकार के कण उपस्थित होते हैं। जो अशुद्ध पदार्थ होते हैं उनके अंतर्गत क्या होंगे, आपके एक से अधिक प्रकार के कण उपस्थित होंगे। ठीक है, अगर हम बात करें शुद्ध पदार्थ के प्रकारों की, तो शुद्ध पदार्थ हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक तो तत्व है आपका, दूसरा यौगिक। एक क्या है, तत्व, दूसरा क्या है, यौगिक। अब तत्व क्या है आपके, तो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। जो पदार्थ एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। जैसे कि सोडियम है, जैसे क्या है आपका सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, कुछ भी हो सकता है, आयरन है, सल्फर है, ये आपके एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने हैं। इनको क्या नाम दे दिया हमने, तत्व। ठीक है, और दूसरा क्या है, यौगिक। अब यौगिक की बात करें तो तत्वों का निश्चित अनुपात होता है, तत्वों का निश्चित अनुपात होता है, उसे क्या कहते हैं हम, यौगिक। जैसे कि आपका NaCl है, KCl है, H2O है, ये क्या है, आपके यौगिक हैं। किसके एग्जाम्पल हैं, ये आपके यौगिक के। ठीक है, अब तत्वों की बात करें हम तो तत्व होते हैं हमारे 3 प्रकार के। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। पहला है धातु, दूसरा है अधातु, तीसरा है उपधातु। धातु, अधातु और उपधातु तत्व होते हैं हमारे 3 प्रकार के। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं हम किस पे, अशुद्ध पदार्थों के प्रकार। अशुद्ध पदार्थों में आपका एक ही पदार्थ आता है, वो है मिश्रण। क्या है, मिश्रण। लेकिन मिश्रण 2 प्रकार का हो सकता है आपका। 2 प्रकार का कौन कौन सा, एक तो समांगी मिश्रण, दूसरा विषमांगी मिश्रण। ठीक है, समांगी मिश्रण में मतलब 2 पदार्थ होंगे तो दोनों समान रूप से मिल जाएं तब तो उसे बोलते हैं समांगी मिश्रण। और विषमांगी मिश्रण किसे बोले हैं, जिसमें दोनों पदार्थ असमान रूप से मिलें। जैसे नींबू शिकंजी, समांगी मिश्रण का एग्जाम्पल मैं बताऊं आपको, सबसे सटीक एग्जाम्पल नींबू शिकंजी, जिसके अंतर्गत आपका जो दोनों पदार्थ हैं वो पूरी तरीके से मिक्स हो जाते हैं। लेकिन विषमांगी मिश्रण का एग्जाम्पल बताऊं तो रेत के अंदर पानी मिलाना है, पानी में रेत मिलाना, क्या है आपका विषमांगी मिश्रण का एग्जाम्पल। ठीक है, ये थे आपके पदार्थ के प्रकार। पदार्थ 2 प्रकार के थे, शुद्ध और अशुद्ध। अगर बात करें शुद्ध पदार्थों की तो 2 प्रकार के थे, तत्व और यौगिक तत्व। अब तत्व की बात करते हैं हम तो तत्व कितने प्रकार के थे, हमारे 3 प्रकार के, धातु, अधातु और उपधातु। ठीक है, लेकिन इसी प्रकार हमने देखा कि अशुद्ध पदार्थ भी एक, शुद्ध पदार्थ का भी एक एग्जाम्पल है, कौन सा, मिश्रण। अब मिश्रण कितना था, कितने प्रकार का था, 2 प्रकार का, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। ठीक है, एक क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, कि सही और गलत कथन का चयन कीजिए। सही और गलत कथन का चयन करना है। अशुद्ध, अधातु अशुद्ध पदार्थ होते हैं, पहला कथन क्या है, अधातु अशुद्ध पदार्थ होते हैं। गलत बात है, देखो अभी मैंने ऊपर बताया था अधातु किसमें पढ़ रहे हैं हम, शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत। किसमें पढ़ रहे हैं, शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत। तो ये क्या हो गया हमारा गलत, यानी फॉल्स। ठीक है, दूसरा अजैविक स्रोतों से प्राप्त यौगिक कार्बनिक यौगिक होते हैं, ये भी गलत है। अभी मैंने कार्बनिक रसायन की शाखाओं के बारे में बताया था, तो अजैविक स्रोतों से हमें अकार्बनिक पदार्थ प्राप्त होते हैं, ना कि कार्बनिक। तो ये भी क्या है, फॉल्स है। यही पूछा गया था, दोनों कथनों का सही और गलत का चयन करना है, दोनों कैसे हैं, गलत है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब बात आती है हमारी भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण कैसे करेंगे, तो अब हमारी भौतिक अवस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है आपकी ठोस, दूसरी होती है द्रव, तीसरी होती है गैस। ठीक है, अब एक एक से तीनों की बात करते हैं। तो देखो ठोस में क्या होता है कि कणों के मध्य प्रबल आकर्षण होता है। मतलब जो ठोस होते हैं उनके मध्य जो कण होते हैं वो सटीक चिपके हुए, बहुत ज़्यादा चिपके हुए रखे रहते हैं। जैसे कि चित्र में दिखाया गया है आपको, ये होते हैं आपके ठोस कणों के मध्य प्रबल आकर्षण होता है। ठीक है, लेकिन अगर उसी प्रकार हम द्रव की बात करें तो द्रव में क्या होता है कि कणों के मध्य ठोसों से, जो ठोस होते हैं उनसे कम प्रबल आकर्षण होता है। आप चित्र से ही अनुमान लगा सकते हैं। देखो यहाँ चित्र ठोस में कैसा है और द्रव में कैसा है। इसका मतलब जो आपके
द्रव हैं वहाँ पर जो द्रव हैं उनके मध्य जो कण होते हैं उनमें जो आकर्षण होता है वो ठोस की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। ठीक है, लेकिन गैस में देखें आप तो कणों के मध्य दुर्बल आकर्षण होता है, मतलब न के बराबर आकर्षण होता है गैस के कणों के मध्य। ठीक है, ये थे आपके। दूसरी बात, अगर हम बात करें ठोस की तो आकार व आकृति और आयतन तीनों निश्चित होते हैं। आकार भी, आकृति भी, आयतन भी, तीनों चीज निश्चित होती हैं ठोसों की। लेकिन अगर बात करें हम द्रवों की तो आकार तो अनिश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। जैसे कि बात करें हमारे पास 1 लीटर पानी है और 1 लीटर पानी को हम कभी तो ड्रम के अंदर डाल दें तो फिर वो ड्रम जैसा आकार ले लेगा, और कभी हम अपने एक मग के अंदर डाल दें तो वो एक मग जैसा आकार ले लेगा। इस प्रकार कहते हैं हम कि जो द्रव होते हैं उनका आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। उसके बाद है आपका गैस। अगर गैस की बात करते हैं हम तो आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। जो आकृति है और आयतन है दोनों ही अनिश्चित होते हैं गैसों की। ठीक है, ये हो गया आपके आकार और आकृति। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है घनत्व अधिक होता है। जो ठोस है उनका घनत्व क्या होता है, अधिक। लेकिन उसी प्रकार हम बात करें द्रवों का घनत्व क्या होता है तो द्रवों का घनत्व होता है मध्यम, मतलब ठोसों से कम गैसों से ज़्यादा। ठीक है, और गैस के घनत्व की बात करें तो गैसों का घनत्व क्या होता है, कम होता है, क्योंकि कण दूर दूर होते हैं और तो द्रव्यमान भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उसके बाद है जो आपका ठोस होते हैं उनकी ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। लेकिन जो द्रव होते हैं उनकी ऊर्जा क्या होती है, मध्यम होती है। और जो गैस होती है उनकी ऊर्जा क्या होती है, अधिक होती है। यहाँ पर बात हो रही है आपकी गतिज ऊर्जा की, क्योंकि जिनकी ज़्यादा गति होती है उनके गतिज ऊर्जा अधिक होती है। तो आप देख सकते हैं जो गैस होती है आपकी उसके अंतर्गत गति आसानी से और तेज़ी से होती है, इसलिए उसकी ऊर्जा क्या होती है, अधिक होती है। उसके बाद आता है आपका जो ठोस है उनका बहाव नहीं होता और जो द्रव है उनका बहाव होता है। जैसे कि आपका पानी है, पानी का बहाव होता है। और अगर बात करें गैस की तो बहाव होता है, मतलब द्रव का बहाव कम होता है और गैस का बहाव अधिक होता है। अगर हम बात करें बहाव की तो द्रव का बहाव कम और गैस का बहाव अधिक। ठीक है, लेकिन अगर बात करें कि कौन सी विधि से होता है गैस का बहाव तो उस विधि का नाम है विसरण। कौन, क्या नाम है विधि का, विसरण। यह आपके ठोस, द्रव और गैस यानी भौतिक अवस्थाओं पर पदार्थों की वर्गीकरण। तीन प्रकार की भौतिक अवस्थाएं होती है हमारी, ठोस, द्रव और गैस। अब देखो, अगर कोई पदार्थ ठोस से द्रव में जा रहा है, ठोस से क्या जा रहा है, द्रव में जा रहा है, तब उस प्रक्रिया को बोलते हैं हम गलन। ठीक है, लेकिन अगर वही पदार्थ द्रव से सीधे गैस में जा रहा है, किस में जा रहा है, द्रव से गैस में बदल रहा है, तब उसको बोलते हैं बाष्पन। उस क्रिया को क्या बोलते हैं, बाष्पन। लेकिन इसका अपोजिट होता है। अपोजिट कैसे, कि जैसे कोई पदार्थ है वो द्रव से गैस से किस में बदल रहा है, द्रव में। गैस से किस में बदल रहा है, द्रव में, तब उस प्रक्रिया को बोलते हैं हम संघनन। और ये कभी कभी आपने देखा होगा कि जब आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेके आते हो दुकान से या फ्रिज से पानी की बोतल निकाल के रखते हो, तब जो पानी की बोतल है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है, उसकी बाहरी सतह पर पानी की बूंदें दिखाई देने लगती हैं आपको। वो किस प्रक्रिया के कारण आती हैं, वो आपकी यही इसी प्रक्रिया के कारण आती है, संघनन प्रक्रिया के कारण। उसमें क्या होता है, जो बाहर वातावरण की गैस होती है वो आपके जो कोल्ड ड्रिंक या पानी की ठंडी बोतल है उससे टकराती है, तो उसमें उससे गैस किस में बदल जाती है, द्रव में बदल जाती है। यानी वहाँ पर कौन सी प्रक्रिया होती है, संघनन की प्रक्रिया होती है। उसी प्रकार जब आपका द्रव किस में बदलता हो, ठोस में बदलता हो, तब उस प्रक्रिया को कहते हैं हम एमांक। क्या कहते हैं, एमांक। ठीक है, अगर आपका ठोस से सीधा कोई पदार्थ गैस में बदल रहा है तब उस प्रक्रिया को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, सबलिमेशन। क्या बोलते हैं, सबलिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन। लेकिन कोई पदार्थ गैस से डायरेक्ट ही बिना द्रव में बदले ठोस में बदलता है तब उसे बोलते हैं हम ठोसकरण। क्या बोलते हैं, ठोसकरण। यह आपके पदार्थों का परिवर्तन। आगे देखते हैं, क्वेश्चन आ गया आपका। क्वेश्चन क्या है, ठोस से द्रव का बनना। ठोस से द्रव का बनना है तो देखो आप देख सकते हैं ठोस से अगर द्रव बन रहा है तो प्रक्रिया को क्या कह रहे थे हम, गलन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, गलन। ठीक है, अब बात है कार्बनिक रसायन, किसकी, कार्बनिक रसायन की।
तो कार्बनिक पदार्थ का अध्ययन कार्बनिक रसायन कहलाता है। और वो बता दिया मैंने आपको कार्बनिक पदार्थ क्या होता है, जिसके अंतर्गत कार्बन उपस्थित होता है वो क्या होता है आपका कार्बनिक पदार्थ। अगर आप बात करते हैं कार्बनिक पदार्थ की, तो कार्बनिक मतलब ऑर्गेनिक होता है, जो कि मिलकर बना है आपका ऑर्गन से, और ऑर्गन का मतलब होता है लाइफ यानी जीव। ऑर्गन का मतलब क्या होता है, लाइफ यानी जीव। तो अगर हम बात करें तो ऐसे यौगिक जो जीव जंतु और पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कार्बनिक पदार्थ। मैंने अभी बताया था आपको, यानी ऐसे यौगिक जो सजीवों से प्राप्त होते हैं उनको क्या बोल देते हैं हम, कार्बनिक पदार्थ। जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बन के पदार्थ कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। सीधे सीधे आप याद रखो, जिन पदार्थों के अंतर्गत कार्बन उपस्थित होता है, जिन पदार्थों में कार्बन उपस्थित होता है वो आपके कार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं। अभी सभी कार्बन युक्त यौगिक कार्बनिक नहीं होते क्योंकि गुणधर्म भिन्न होते हैं। अब ऐसा हो सकता है अपवाद के रूप में कि आपके सभी कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन होता है उन्हें कार्बनिक यौगिक नहीं कहलाते क्योंकि उनके गुणधर्म में गुण अलग अलग हो सकते हैं। उसका अपवाद है आपका मार्बल, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि इस कैल्शियम कार्बोनेट के जो गुणधर्म है वो आपके कार्बनिक यौगिकों से नहीं मिल रहे, इसलिए इसको कहाँ रखा गया अपवाद की श्रेणी में। अब कार्बनिक रसायन की आधुनिक परिभाषा, ये तो आपकी बात चल रही थी पुरानी परिभाषा की, लेकिन अब आधुनिक परिभाषा की बात करते हैं। तो आधुनिक परिभाषा में क्या है, कार्बन रसायन की आधुनिक परिभाषा में तो हाइड्रोकार्बन और इसके व्युत्पन्न कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। यानी कार्बन रसायन की परिभाषा क्या है कि एक तो हाइड्रोकार्बन और उसके व्युत्पन्न यौगिक क्या कहलाते हैं, आपके कार्बनिक यौगिक। अब हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, तो नाम से स्पष्ट है, आपको दिखाई पड़ रहा है। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, और कार्बन मतलब आपका कार्बन, ठीक है। तो यानी ऐसे यौगिक जिन्हों कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन। यह आपकी कार्बनिक रसायन की आधुनिक परिभाषा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कार्बनिक रसायन का इतिहास क्या था। कार्बनिक रसायन का हमारा इतिहास क्या रहा होगा, तो एक सिद्धांत आता है आपका जैव शक्ति सिद्धांत। क्या आता है, जैव शक्ति सिद्धांत। तो यह सिद्धांत सन 1808 में बर्जीलियस नामक साइंटिस्ट द्वारा दिया गया था। अब जैव शक्ति सिद्धांत किसने दिया था, एक साइंटिस्ट थे बर्जीलियस, जिन्होंने 1808 में से प्रस्तुत किया था। अब क्या रहा था, कार्बनिक, इन्होंने क्या कहा था इस सिद्धांत में, इन्होंने कहा था कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण केवल जीवों द्वारा संभव है क्योंकि इनमें जैव शक्ति होती है। बर्जीलियस का कहना था कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनका निर्माण केवल जीवों द्वारा ही संभव है। और क्यों संभव है, क्योंकि इनके अंतर्गत एक विशेष शक्ति पाई जाती है, ठीक है। और इन्होंने यह भी कहा था इस सिद्धांत के अंतर्गत कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण प्रयोगशाला में नहीं किया जा सकता। और बर्जीलियस थे, उन्होंने ये भी कहा था कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनका निर्माण प्रयोगशाला के अंतर्गत नहीं किया जा सकता। इसी सिद्धांत के साथ बर्जीलियस ने कार्बनिक यौगिकों के अध्ययन को अलग से करने का सुझाव दिया। और इसी सिद्धांत यानी जैव शक्ति सिद्धांत के द्वारा बर्जीलियस ने जो कार्बनिक यौगिक हैं उनको अलग से करने का सुझाव दिया। और यहीं से क्या हुआ, आपकी रसायन की नई शाखा कार्बन रसायन का निर्माण हुआ। तो बर्जीलियस के जैव शक्ति सिद्धांत से ही कार्बनिक रसायन की या रसायन की एक नई शाखा कार्बनिक रसायन का विकास हुआ। तो अगर हम बात करें तो कार्बनिक रसायन के पितामह यानी कार्बनिक रसायन के जनक किसे कहा जाएगा, तो कार्बनिक रसायन के जनक आपको बर्जीलियस को कहा जाता है। आपने देख लिया, यहाँ से बर्जीलियस ने जैव शक्ति सिद्धांत दिया, वहाँ से ही इसके अध्ययन की एक नई शाखा बनी। तो हमने क्या, जो आपके कार्बनिक रसायन के जनक थे उनका क्या नाम रख दिया, बर्जीलियस, यानी जो कार्बनिक रसायन के जनक के लिए माना गया बर्जीलियस को। लेकिन अब इसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं, जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन, यानी इन्होंने जो जैव शक्ति सिद्धांत है वर्जिलियस ने कहा था उसका विरोध करने या विरोध किया था और खंडन किया था किसने, इनके एक शिष्य थे वॉलर। कौन थे, वर्जिलियस का शिष्य था वॉलर। और कब किया, 1828 में। अब जो वर्जिलियस थे उनका शिष्य था वॉलर, उसने ही इनके जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन या विरोध किया। और कब किया, 1828 में। क्यों किया, क्योंकि इन्होंने कहा था कि जो कार्बनिक यौगिकों का निर्माण है वो उस प्रयोगशाला में नहीं किया जा सकता। लेकिन वॉलर ने क्या किया था, अब देख सकते हैं आप कि जो
वर्जिलियस था, काम कर रहे थे, और वर्जिलियस काम कर रहे थे लैब के अंतर्गत, और उन्होंने मिला के क्या रखा था, अमोनियम क्लोराइड और पोटेशियम साइनेट, इनकी रिएक्शन करा रहे थे। तब अचानक से ही NH4CNO यानी अमोनियम साइनेट और पोटेशियम क्लोराइड का निर्माण हो गया। अब ये तो ठीक है, ये तो होना ही था, लेकिन अब अचानक से क्या हुआ, इन्होंने अमोनियम साइनेट को क्या किया, पुनर्विन्यास कर दिया, और अमोनियम साइनेट को पुनर्विन्यास कर दिया तो इनको एक सूत्र मिला NH2CONH2, और इस सूत्र को ही हम बोलते हैं यूरिया। क्या बोलते हैं, यूरिया। किसका सूत्र है आपका, यूरिया का। ये किसका सूत्र है आपका, यूरिया का सूत्र है। यानी जो अमोनियम साइनेट था उसका निर्माण, अमोनियम साइनेट के जो अमोनियम साइनेट है उसको पुनर्विन्यास करने पर यूरिया का निर्माण हुआ था। अब आप देख सकते हैं कि यूरिया के अंतर्गत कार्बन है, तो इन्हीं के स्टूडेंट वॉलर ने इनके जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन किया, और उन्होंने क्या कहा, कार्बन की यौगिकों का निर्माण प्रयोगशाला में भी संभव है। किसने कहा था, प्रयोग जो आपके वॉलर थे उन्होंने कहा था कि जो कार्बन की यौगिकों का निर्माण है वो प्रयोगशाला के अंतर्गत भी संभव है। किसने कहा था, वॉलर ने। तो जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन किसने किया, वॉलर ने। किसने किया था, वॉलर ने। आज का वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को। थैंक यू।